हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आईवी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और फ्लूइड के टाइप भी पढ़ा चुका हूँ। और अब मैं आपको आईवी फ्लूइड के बारे में बताने वाला हूँ, जो आईवी फ्लूइड मेनली यूज होता है। तो मैं आज आईवी फ्लूइड सब लेके भी आया हूँ, आरएल, एनएस, डीएनएस और छोटा वाला एनएस, डेक्सट्रोज 25%, डेक्सट्रो D5%, ये सब लेके आया हूँ। आईवी सेट भी लेके आया हूँ दोस्तों दिखाने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ। कल के दिन जो था, मैंने आपको बताया था कोलाइडल सब्सटेंस जो रहता है। तो कोलाइडल सब्सटेंस वाला जो भी फ्लूइड्स रहते हैं जो हम चढ़ा रहे हैं, जैसे आपका हो गया हेमासिल, हो गया स्टार्च, हो गया और प्रोटीन हो गया। तो ये क्या रहता है कि आपका जो वेन, आर्टरीज, वेन और आर्टरीज में ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां का कोलाइडल सब्सटेंस रहने की वजह से क्या होता है, बाहर के जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहते हैं, जो आपका ब्लस्कुलर में नहीं रहते, मतलब आपके वेन में नहीं रहते, वो क्या होता है, वहां से बाहर से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहते हैं उसको ये बॉडी में खींच लेता है फ्लूइड। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जिस पेशेंट के बीपी लो रहते हैं वो मेंटेन कर देता है। ये तो आपको कोलाइडल हो गया। क्रिस्टोलाइडल में बताया था। क्रिस्टोलाइडल में क्या रहता है, क्रिस्टोलाइडल में जो रहता है उसमें भी हमने आपको बताया था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो रहता है उसका उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है सेम एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड रहता है। मतलब जो ब्लड में परसेंटेज जो रहेगा, जैसे NaCl हो गया, तुम्हारा नॉर्मल सलाइन होगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन उसमें रहेगा। RL हो गया, रिंजर लैक्टेट का, जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके प्लाज्मा में और आपके ब्लड वेसल्स में रहते हैं, सेम वही कॉन्सेंट्रेशन का हम RL लगाते हैं। D25% और 5% का सेम वैसे रहता है। वो तो मेडिसिनली यूज करते हैं, लेकिन D25 का है कि सेम जैसा आपका किसमें रहता है, ब्लड में रहता है, वही सेम आपका ये हम बाहर से सलाइन लगाते हैं। तो कम होने पे हम लगाया जाता है। तो ये आपका हो गया क्रिस्टोलाइडल और कोलाइडल और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैं आपको बताया, आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन हो जो सेम एज अ ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन रहे, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स का रहे, कोई भी रहे, सोडियम पोटेशियम कोई भी रहे तो वो रहता है। तो जैसे आपका सोडियम क्लोराइड NaCl रहता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, NS। तो उसका इसमें क्या है कि जो NS में सोडियम क्लोराइड का 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, वही सेम कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, ब्लड में रहता है। ब्लड का प्लाज्मा में रहता है, सेल्स के मेम्ब्रेन में रहता है, मेम्ब्रेन में रहता है। उसके बाद आप लैक्टेट रिंजर सोल्यूशन, लैक्टेट रिंजर मतलब क्या हो गया, सोडियम लैक्टेट रिंजर सोल्यूशन मतलब RL हो गया। तो RL का जो भी इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रिच रहता है। जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स जितने कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे रहता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन में आपके ब्लड में भी पाया जाता है। इसीलिए हम RL यूज करते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में लॉस हो जाता है। उसके बाद है DNS, इसको डेक्सट्रोज इंजेक्शन 5% इसमें डेक्सट्रोज है और साथ में 0.9% क्या है, NS। तो NS और साथ में तुम्हारा आपको डेक्सट्रोज दोनों मिलता है, तो उसको DNS बोलते हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में ये क्या है, सिंपल सॉल्ट वाटर है, पानी वाला वाटर है। इसके अंदर सॉल्ट मतलब वही नमक, कितना नमक रहता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड रहता है। और ये इसका क्या रहता है, जो भी इसका सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है सेम जो अपने ब्लड रहता है, इंट्रावस्कुलर ब्लड रहता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रहता है दोस्तों। तो ये इसका वो है। फिर NH के कहां कहां यूज करना है वो बताया गया है। टू ट्रीट द लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एज अ फ्लूइड वॉल्यूम डिफेक्टेड फ्रॉम द, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है, मतलब बॉडी में जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड्स पाया जाता है उसके सिवाय जो बाहर में अगर अपने को फ्लूइड कम हो गया, जैसे बोलते हैं शरीर सुखद चला जाता है, तो उसमें हरा भरा करने के लिए NS लगा दो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर जाके शरीर को मेंटेन करता है। किसी किसी पेशेंट में हेमोरेजिक रहेगा, हेमोरेज रहेगा, मतलब ब्लीडिंग हो गया, सिवरेज वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, GI का कोई प्रॉब्लम रहेगा, या अगर हम GI का सक्शन कर लिए, जैसे पेट में कुछ हम लोग ने डाल दिया, जैसे और कोई पॉइजन पी लिया, कुछ पी लिया, तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, हम GI वाश देते हैं, ट्यूब लगाते हैं मुंह से फिर जो भी पॉइजन वॉइजन लिया रहेगा, साथ में पोटेशियम पर मैग्नेट रहता है, ब्लू ब्लू आपने देखा रहेगा, वो तुरंत पेट में डालते हैं, फिर GI वाश करते हैं। तो ऐसे GI सक्शन मतलब वाश किए मतलब क्या, वहां से जो भी फ्लूइड था निकाल दिया, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, फिर NS लगाएंगे। फिस्टुला और वुंड क्लीनिंग में भी यूज होता है पेशेंट को। शॉक के पेशेंट रहेंगे, सडनली BP पल्स सब डाउन हो जाता है, ऐसे पेशेंट को लगाते हैं। हाइपोनेट्रीमिया,
जिस पेशेंट को सोडियम कम रहेगा, ऐसा नॉर्मल हाइपोनेट्रीमिया रहेगा, तो इस पेशेंट को एनएस लगा के भी काम हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है दोस्तों जिस पेशेंट का ब्लड का एसिडिटी बढ़ जाता है। तो एसिडिटी क्यों बढ़ेगा? अगर आपका किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रहा है, लीवर सही से फिल्टर नहीं कर रहा है, या लीवर कुछ इश्यू है, तो उसमें एसिडोसिस हो जाता है। डायबिटिक एसिडोसिस होता है जब ग्लूकोज का कंजप्शन नहीं होता, तो फैट का ब्रेक डाउन होता है, फैट टूटता है। तो उस फैट को टूटने की वजह से क्या होता है? फ्रूट जैसा स्मेल आता है और वो किडनी से वॉकआउट नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। और क्या है? जिस पेशेंट को रिसक्टिसेशन, रिसक्टिसेशन मतलब क्या? अगर फ्लूइड की जरूरत है, वहां पे अर्जेंट देना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? पहला एनएससी लगाएंगे ऐसे पेशेंट में। इट इज द ओनली फ्लूइड यूज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोटोकॉल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एमएस बोलते हैं ना, ब्लड चल रहा है साथ में, और कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं पेशेंट को? तो जब कभी किसी पेशेंट को ब्लड चल रहा है और साथ में कोई फ्लूइड यूज करना है, तो हम सिर्फ एनएस ही यूज कर सकते हैं। तीसरा कुछ भी आर एल डीएनएस एनएस सॉरी आर एल डीएनएस डी5 ये सब हम कुछ यूज नहीं करते, सिर्फ हम एनएस ही यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लड चल रहा है साथ में अगर कोई फ्लूइड यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? एनएस ही यूज कर सकते हैं, तीसरा फ्लूइड हम नहीं यूज करेंगे दोस्तों। तब हम एनएस के बारे में किसको किसको यूज कर सकते वो है, अब ये बताया इन्होंने। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहेगा, कम रहेगा, तो ऐसे पेशेंट को हम एनएस यूज करते हैं। अब देखते हैं कि भैया कार्डियक हार्ट का पेशेंट रहे, किडनी का पेशेंट रहे, उसको सलाइन नहीं लगाना है। अब नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, उनको भी जरूरत लगेगा तो लगाना पड़ता है। लेकिन कौन सी सलाइन लगा सकते हैं, कब लगाना है? तो मेनली हम एनएस यूज करते हैं। कब तक यूज करते हैं? जब तक पेशेंट का ओवरलोड का प्रॉब्लम ना हो। ओवरलोड मतलब फ्लूइड ओवरलोड अगर हो रहा है पेशेंट को, तो अब हमें एनएस नहीं यूज करना है। अगर फ्लूइड ओवरलोड तक यूज कर सकते हैं उसको, मतलब फ्लूइड ओवरलोड ना हो, इस हिसाब से हमको एनएस लगाना है ऐसे पेशेंट को। कौन से पेशेंट को? कार्डियक और रीनल पेशेंट को। हार्ट का पेशेंट रहे, किडनी का कोई अगर प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को हम क्या यूज कर सकते हैं? नॉर्मल एनएस यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रहे कि सामने वाले पेशेंट को क्या हो? फ्लूइड ओवरलोड की तकलीफ ना हो। फ्लूइड ओवरलोड में क्या होगा? सांस फूलने लगेगा पेशेंट का, छाती में पानी जमा होने लगा तो क्रिपिटेशन आएगा, पेशेंट को वोमिटिंग जैसा लगेगा, उलझन लगेगा। जब कभी ऐसा तकलीफ हो रहा है तो समझ जाना पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। एक चीज और होता है, पूरे बॉडी में स्वेलिंग होता है। जब स्वेलिंग होने लगेगा तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हमको एनएस तुरंत रोकना है और सलाइन भी रोकना है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को क्या तकलीफ रहता है? फ्लूइड ओवरलोड का तकलीफ हो जाता है। तो बहुत ही संभाल के फ्लूइड अपना एनएस यूज करना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं आपको कि किसको यूज करना है किस में। तो अब दोस्तों अब हम ये भी पढ़ाएंगे। तो अभी हमने आपको एनएस पढ़ाया दोस्तों, अब हम आरएल पढ़ेंगे। आरएल मतलब क्या होगा? रिंजर लैक्टेट सोल्यूशन। एनएस के बारे में बताया किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है, कार्डियक पेशेंट को लगाना है कि नहीं लगाना है, हार्ट के पेशेंट को लगाना है कि नहीं लगाना है। अब हम क्या यूज करेंगे दोस्त? अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रिंजर लैक्टेट सोल्यूशन। रिंजर लैक्टेट मतलब क्या हो गया? इन शॉर्ट आरएल। तब आरएल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरएल में क्या है, ये जितना इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, जो कॉन्सेंट्रेशन में इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट किसमें रहता है? ब्लड में, अपने बॉडी में पाया जाता है। तो अब आरएल हम लगाते क्यों हैं? तो जब वही इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से लॉस चला जाता है, चाहे डायरिया हो जाए पेशेंट को, चाहे उल्टी हो जाए, चाहे जुलाब हो जाए, या फ्लूइड लॉस हो जाए, या पेशेंट का सोडियम पोटेशियम कुछ चेक किया बॉडी में कम दिखा रहा है डायबिटिक ड्रग लेके, तो ऐसे पेशेंट को हम आरएल लगाते हैं। आरएल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। तो इसमें जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में पाए जाते हैं वही सेम इलेक्ट्रोलाइट्स का ये बना जाता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन में बना रहता है, तो वही हम इसलिए आरएल यूज करते हैं। वही लिखा है सेम, जो ब्लड सेरम और प्लाज्मा में रहता है सेम कंपोजिशन में इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर भी पाया जाता है। अब यही अनदर चॉइस क्या है? फ्लूइड रिसक्टिसेशन का पेशेंट में, डोज विद बर्न इंजुरी। अब बर्न का पेशेंट है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जहां से जलता है वहां से क्या कंटिन्यू प्लाज्मा के साथ पानी निकलते रहता है, जो प्लाज्मा निकलता है, तो प्लाज्मा निकलता है तो साथ में क्या निकलता है? इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से लॉस होता है। तो ऐसे पेशेंट को, बर्न के भी पेशेंट को हम आरएल लगाते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होता है। तो ये है इसका
रिंजर लैक्टेट सोल्यूशन का। अब रिंजर लैक्टेट सोल्यूशन किसको किसको लगा सकते हैं? जिस पेशेंट को जीआई का कोई प्रॉब्लम रहे, जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का कुछ प्रॉब्लम रहे, तो क्या रहेगा, जैसे पेशेंट को डायबिटीज हो गया, सॉरी डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, फिस्टुला ड्रेनेज रहे, कहीं से मतलब होल बन गया है बॉडी में, या जहां से जगह नहीं बनना चाहिए वहां जगह बन के ड्रेनेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ रीच के बाहर जा रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, किसके वजह से, ब्लड बर्न एंड ट्रोमा की वजह से, चोट लग गया है, बर्न एंड ट्रोमा में फ्लूइड लॉस जा रहा है, एक्यूट ब्लड लॉस हो गया, किसी पेशेंट का हाइपोवोलेमिया में चला गया, वेलोमिया मतलब क्या हो गया, उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, थर्ड स्पेस फ्लूइड शिफ्टिंग, थर्ड स्पेस बताया था, दो ऑर्गन के बीच में रगड़ाव वाला में हेल्प करने वाला, लुब्रिकेशन में हेल्प करने वाला फ्लूइड अगर कम हो गया, तब हम लोग आरएल का यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो रिंजर लैक्टेट हमने पढ़ा। अब रिंजर लैक्टेट ये किसको नहीं लगाना है? तब रिंजर लैक्टेट मतलब आरएल किसको नहीं लगाना? अब बहुत आरएल भी बोलते हैं किसको भी लगा, तो ऐसा नहीं होता। आरएल का जो है बॉडी मेटाबोलाइज करती है कहां पे? लीवर में। तो जब लीवर का कोई पेशेंट रहेगा तो ऐसे पेशेंट को हमको आरएल नहीं लगाना है। अगर लीवर का डैमेज है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या लिखा है? रिंजर लैक्टेट मेटाबोलाइज इन द लीवर विच कन्वर्ट द लैक्टेट टू द बाइकार्बोनेट। इसमें लैक्टेट करके जो एसिड है उसको बॉडी क्या करता है, लीवर में जाता है, लीवर में जाने के बाद उसको बाइकार्बोनेट बना देता है। बाइकार्बोनेट का अपने बॉडी में क्या काम करता है? बफर का काम करता है, मतलब एसिडिटी कम है उसको मेंटेन करता है। लेकिन अगर वही लीवर का पेशेंट रहेगा, लीवर डैमेज रहेगा, तो लीवर में डैमेज होने में तो जो रिंजर लैक्टेट रहेगा वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो उल्टा और एसिडिटी बढ़ जाएगा पेशेंट का। तो ऐसे पेशेंट को नहीं लगाना है। जिसका बीपी बढ़ा रहेगा पेशेंट का, उसके भी पेशेंट को नहीं लगा है। और उसके बाद लिखा है डोंट गिव रिंजर लैक्टेट टू द पेशेंट विद द लीवर डिसीज, दे कैन नॉट मेटाबोलाइज द रिंजर लैक्टेट, यूज इट कंटिन्यूअसली इन द पेशेंट विद सीवियर renal impairment बिकॉज इट कंटेन द सम पोटेशियम। और जो पेशेंट का किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, ऐसे पेशेंट में पोटेशियम ये बढ़ा देगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जब किडनी के पेशेंट रहेंगे तो उनको में भी संभाल के यूज करना है ये। और जिस पेशेंट को क्या रहेगा, पीएच, जिससे बॉडी का पीएच जो एसिडोसिस, पीएच ग्रेटर देन 7 पर, मतलब अगर पेशेंट का जो बॉडी है अल्कलाइन हो गया है, अल्कलाइन मतलब क्या हो गया, एसिडिटी कम हो गया है, बेस सिस्टम ज्यादा बढ़ गया है, पीएच ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे पेशेंट को भी हम लोग रिंजर लैक्टेट यूज नहीं करना है। अब रिंजर लैक्टेट तो हमने पढ़ा, क्योंकि लैक्टेट मतलब क्या होता है, लैक्टेट लीवर में जाके कन्वर्ट होके फिर तुम्हारा बाइकार्बोनेट बनता है। लेकिन अब लैक्टेट नहीं रहेगा, खाली रिंजर सोल्यूशन रहेगा। तो रिंजर सोल्यूशन में मेनली सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स ही रहते हैं। तो क्या करेगा उसमें? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड इन सिमिलर बट डजंट कंटेन द लैक्टेट। तो रिंजर सोल्यूशन जो यूज होता है सेम फंक्शन एज द लैक्टेट रिंजर लैक्टेट सोल्यूशन जो भी रहेगा, जो भी रिंजर लैक्टेट का आईवी फ्लूइड रहेगा उसके बराबर रहेगा, बट डोंट हैव कंटेंट टू लैक्टेट। जिस पेशेंट को जैसे लीवर का डैमेज है, अगर उसको भी चढ़ाना इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हम क्या करेंगे? आरएल ना चढ़ा के क्या चढ़ाएंगे? रिंजर सोल्यूशन करके आता है वो चढ़ाएंगे, आरएल वहां पे नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आपके आरएल के बारे में आपको पढ़ा दिया, तो आरएल किसको किसको नहीं लगाना है बताया मैंने। किडनी का कोई पेशेंट रहेगा या हार्ट का पेशेंट रहेगा तो उनको आरएल थोड़ा अवॉइड करना है। और सेम वैसे जैसे एनएस में फ्लूइड ओवरलोड रहेगा तो भी नहीं लगाना है, ये सब देख के लगाना है। लीवर के पेशेंट रहेंगे तो भी नहीं लगाना है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं डेक्सट्रोज 5%। अब डेक्सट्रोज 5% पेशेंट को मेरे पास डेक्सट्रोज 5%, तो डेक्सट्रोज 5% है दोस्तों, इट कंटेन आइसोटोनिक। सबको मालूम है, आपको पहले ही बता दिया कि जो आइसोटोनिक में डीएनएस, डी5, आरएल एनएस रहता है आइसोटोनिक, बट व्हेन डेक्सट्रोज इज मेटाबोलाइज्ड द सॉल्यूशन एक्चुअली बिकम अ हाइपोटोनिक एंड इट कॉज द फ्लूइड शिफ्ट इनटू द सेल। जब ये इसके अंदर क्या रहता है? डेक्सट्रोज रहता है। डेक्सट्रोज मतलब क्या? एक तरह का शुगर हो गया। जब ये शुगर मेटाबोलाइज होगा, मतलब उसको लीवर डाइजेस्ट करेगा, तब उसको डाइजेस्ट करने के बाद क्या हो जाता है? हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक हो जाता है और क्या हो जाता है? सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। जो बॉडी के सेल रहते हैं उसके अंदर शिफ्ट होता है, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड बन जाता है। तो D25 प्रोवाइड फ्री वाटर दैट पास थ्रू द मेंबर्स पोर्स बोथ द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। तब यही D5 जो है दोनों जगह पे चला जाता है, सेल के अंदर भी चला जाएगा, बाहर का भी चला जाएगा। ऐसे ही सेम आपका डीएनएस भी रहता है।
डीएनएस में क्या रहता है, डेक्सट्रोज 5% रहता है और सोडियम क्लोराइड, मतलब एनएस और डीएनएस दोनों का कॉम्बिनेशन, डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन का कॉम्बिनेशन आपका डीएनएस बन जाता है। तो उसी हिसाब से आपको सोच सोच के डीएनएस भी लगाना है। तो डेक्सट्रोज 5% में ये सब बताया। 1 लीटर में 170 कैलोरी प्रोवाइड करता है। जो पेशेंट अगर स्टारवेशन में मतलब खाना पीना नहीं ले रहा है तो उसको बीच बीच में डीएनएस लगा के बॉडी का जो भी रहेगा न्यूट्रिएंट अपना एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए हम यहाँ से मेंटेन करते हैं आपका डेक्सट्रोज। तो ये आ गया। अब डेक्सट्रोज किस पेशेंट को नहीं देना है, डेक्सट्रोज D5 और D25 और डीएनएस, ये तीनों में डेक्सट्रोज है, जिसकी वजह से इसको डायबिटिक पेशेंट को, जैसे जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, उनको नहीं लगा, क्योंकि इसमें डिस्ट्रॉय होने की वजह से बाद में क्या होता है, मेटाबोलाइज होकर वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। इसलिए डीएनएस, D5 और D25 डायबिटिक पेशेंट को भी नहीं यूज कर सकते। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि डीएनएस डायबिटिक पेशेंट को भी नहीं लगाना है। परसेंट या डीएनएस, डीएनएस भी इसी में समझ लो आप, डीएनएस और डेक्सट्रोज 5%। जिस पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम रहे, कार्डियक प्रॉब्लम रहे और फ्लूइड ओवरलोड तकलीफ हो सकता है, ऐसे पेशेंट को हमको डीएनएस नहीं देना है। ऐसे पेशेंट को डीएनएस और D5% नहीं देना है। पेशेंट रिस्क ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर शुड बी नॉट रिसीव ड्यू सिंस द इंक्रीज द सेरेब्रल एडेमिया। जिस पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा रहे, जैसे कि कभी चोट लग गया, सर में चोट लग गया, हेड ट्रॉमा हो गया, तो ऐसे पेशेंट का क्या होता है कि अगर हम डीएनएस चढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर और बढ़ेगा, तो उसको और तकलीफ होगा और ब्लीडिंग होने के चांसेस है। तो ऐसे पेशेंट को हमको क्या लगाना, नहीं लगाना है, डीएनएस और D5% नहीं लगाना है। D5% शुड नॉट यूज इन द आइसोलेशन ऑफ ट्रीट फ्लूइड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ डाइल्यूट द प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम डीएनएस या D5 ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो जब ये बॉडी से वॉश आउट हो गया निकलेगा तो साथ में क्या लेके निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट लेके भी निकलेगा। और D5% और डीएनएस हम रिसब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई पेशेंट एकदम इमरजेंसी में है, फ्लूइड की ज्यादा जरूरत है, तुरंत हम इसको लाइफ बचाने के लिए डीएनएस का यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे डीएनएस हमको नहीं देना है ऐसे पेशेंट को। तो ये सब है था दोस्तों। और जो भी पेशेंट ऑपरेशन के रहेंगे, तुरंत ऑपरेट हुआ है, अगर एचजीटी लेवल, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम लोग क्या नहीं देना है, डीएनएस और D5% नहीं देना है। ये क्या करता है, इंक्रीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन बढ़ा देता है बॉडी में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड जमा होकर सूजन आने का डर रहता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का वही काम है कि जो फ्लूइड रहेगा उसको रोकता है, किडनी से जो फ्लूइड रहेगा, नेफ्रॉन में जो फ्लूइड रहेगा उसको अपनी तरफ खींच के बॉडी में फिर से वापस यूज करता है। अब प्रिकॉशन यूज ऑफ द आइसोटोनिक सोल्यूशन, तभी जो भी आपके आरएल, डीएनएस, एनएस, D5%, D20% यूज में प्रिकॉशन क्या रखना है। पहला तो वी अवेयर द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड विद हाइपोवोलेमिक क्विकली डेवलप द हाइपो। अगर जिस पेशेंट को जैसे कि फ्लूइड्स कम है, अगर हम लोग, जैसे हमको मालूम है कि भैया इसको फ्लूइड चढ़ाना है, लेकिन अगर हम लोग सावधानी से नहीं यूज करेंगे, कितना अमाउंट में यूज करना है नहीं मालूम है, तो क्या होगा, उसको फ्लूइड ओवरलोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होगा। तो ऐसे पेशेंट का क्या करना है, कभी भी किसी को फ्लूइड लगाना है तो उसका सब वाइटल साइन रहता है, जैसे पल्स, बीपी, टेम्परेचर और चेस्ट का साउंड, क्रिपिटेशन तो नहीं आ रहा है, ऐसे पेशेंट का सब चेक करने के बाद इन्फ्यूजन किया जाता है और मॉनिटरिंग करके इन्फ्यूजन किया जाता है। दूसरा है आउटपुट इनपुट का देखा जाता है, तो जो भी पेशेंट रहेंगे, जैसे कितना हम लोग सलाइन चढ़ाए, कितना बार पेशाब गया, कितना गया, अगर आईसीयू में पेशेंट है तो उसमें यूरिन बैग रहता है, उसमें मेजर करने के लिए रहता है, तो वो सब हमको मेजर करना पड़ेगा। अगर सही से आउटपुट नहीं तो किडनी में डैमेज है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हमको लगे कि भैया पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रहा है सलाइन लगाने पे, तो क्या क्या तकलीफ होगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग पल्स होगा, बॉन्डिंग मतलब बहुत तेज तेज से पल्स चलेगा, पल्मोनी केकर्स आएगा, जिसको क्रिपिटेशन भी बोलते हैं। छाती की तरफ स्टेथो लगा के देखेंगे आप तो क्या होगा, छाती में स्टेथो लगा के देंगे तो खिड़की आवाज, जैसे सूखे पत्ते पे कोई चलता है तो आवाज आता है किड़किड़ कर करके, वैसी सेम आवाज आएगा, उसको क्रिपिटेशन बोलते हैं। पेरीफेरल एडेमा हो जाएगा, पेरीफेरल मतलब तुम्हारे हाथ में, पैर में, दोनों जगह पे सूजन हो जाएगा, डिस्निया होगा, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो जाएगा, सांस फटाफट लेगा पेशेंट, और जुगुलर वेनस क्या लिखा है, डिस्टेंशन, तो यहाँ का जो वेन रहेगा
जो आपका यहाँ पे वेन दिखता है वो मोटा मोटा दिखेगा। तो ऐसा फ्लूइड ओवरलोड होने के बाद दिखता है पेशेंट को। तो ऐसे में क्या करना है अपने को, क्या प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन क्या लेना है, ऐसे पेशेंट का इनपुट आउटपुट कितना हम लोग ने बोतल चढ़ा है, कितना पेशाब पेशेंट कर रहा है, कहाँ से फ्लूइड वो ध्यान देना है। और जब कभी हम लोग पेशेंट को सलाइन लगाते हैं, अगर इमरजेंसी में पेशेंट बेहोश है, नहीं बोलने लायक है, तो उसके सर हम लोग क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं, कितना 30 to 45 डिग्री ऊंचा कर देते हैं। अगर पेशेंट को एडेमा है तो पेशेंट का पैर हम लोग उठाते हैं। अब क्या क्या डेंजरस साइन है, यूरिन आउटपुट नहीं रहेगा, पुअर स्किन ट्रिगर, वीक 3D पल्स रहेगा, हाइपोटेंशन में, ऐसे पेशेंट को हमको लगाना है। पुअर साइन, अभी क्या लिखा है, मॉनिटरिंग फॉर साइन सिम्टम ऑफ कंडीशन। अगर हाइपोवोलेमिया पेशेंट है तो क्या क्या प्रॉब्लम रहेगा उसको, आउटपुट कुछ नहीं रहेगा पेशेंट का, पुअर स्किन, स्किन एकदम लस्टर रहेगा, ऐसे टाइट नहीं रहेगा, छोड़ेंगे धीरे से फिर नीचे तक तरफ जाएगा, टैकीकार्डिया रहेगा, उसका पल्स मतलब पल्स रेट बढ़ा रहेगा पेशेंट का, वीक 3G पल्स रहेगा, पल्स नहीं मालूम पड़ेगा। अगर हाइपोवोलेमिया में पेशेंट है मतलब बीपी एकदम लो है और हाइपोटेंशन में रहेगा तो बीपी लो रहेगा। अब ये सब चीज हमको बताना पड़ेगा किसको, पेशेंट को, कि फ्लूइड ओवरलोड हो तो क्या आपको तकलीफ होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, शरीर में सूजन आएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, तो ये सब उसको बता के ही अपने को सलाइन लगाना है। सलाइन लगाने का तो मैं आपको कल ही बता दिया था कि भाई 100 to 150 ml सेवरिटी के हिसाब से पर केजी पर डेज के हिसाब से हम सलाइन लगा सकते हैं। लेकिन हमको देखना है कि उसका इनपुट आउटपुट देखना है और साथ में उसका देखना है कि कुछ उसको हाइपरवोलेमिया मतलब ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड होके तकलीफ में, हाइपरटेंशन में ना जाए, हाइपरवोलेमिया ना हो, ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैं आपको इस सब के बारे में बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको डीएनएस, आरएल, एनएस बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया है, किस पेशेंट को लगाना है, कैसे लगाना वो बता दिए हैं, और कितना अमाउंट में लगाना है मैं आप फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 100 to 150 ml पर केजी पर डे। अगर 30 किलो का बच्चू है तो 30 मल्टीप्लाई बाय कितना कर सकते हैं आप, 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 300 मतलब 3 लीटर तक का है। लेकिन कब 3 लीटर कब देना है, जब पेशेंट को ज्यादा वोमिटिंग डायरिया रहेगा तब, वो भी कब, 24 घंटे में देना है। ये नहीं कि 3 लीटर चढ़ा दो पटाख से 8 ही घंटे में पेशेंट का पूरा शरीर सूज जाए, सांस लेने में दिक्कत हो जाए। वही जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि फ्लूइड ओवरलोड, तो फ्लूइड ओवरलोड होने का चांसेस रहेगा। इससे अच्छा है कि आप जो भी है 100 to 150 ml पर केजी पर डेज के हिसाब से, तो हम लोग एक माइनर जाके 50 ml पर केजी पर डेज के हिसाब से हम नॉर्मल सलाइन लगा के पेशेंट को धीरे धीरे ट्रीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।